साल तक के बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। उनके विद्रोह कई जगह हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर कई मंत्रियों को जबरदस्त प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देना पड़ गया है। सवाल यहां यह है कि कोई देश 2 दिन में इतना कैसे बदल सकता है? क्या नेपाल के युवाओं ने सिर्फ इसी वजह से तख्ता पलट कर दिया क्योंकि सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया? इसका जवाब है नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन ने भले ही चिंगारी देने का काम किया है, लेकिन इस आंदोलन के पीछे की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असामान्यता से लेकर बुजुर्ग नेताओं से मोहभंग तक को माना जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? नेपाल की यह पूरी हालिया रिपोर्ट आपको अब दिखाने जा रहा हूं। देखिए रिपोर्ट और समझिए नेपाल में क्यों हम कह रहे हैं कि इस समय नेपाल द बर्निंग नेपाल में कन्वर्ट हो चुका है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, भारत की सीमा से लगे इन तीनों मुल्क की राजनीतिक अस्थिरता ने भारत की सुरक्षा फिक्र को बढ़ा दिया है। वजह अंतरिम सरकारों का रवैया और भारत विरोधी नीति। श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई बगावत और उसके बाद सत्ता संभालने वालों का मिजाज तो कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसे में क्या नेपाल की अंतरिम सरकार भी इसी ढर्रे पर आगे बढ़ेगी? ये सवाल भारत के सामने मुंह बाई खड़ा है। नेपाल में जिस तरह जेएनजी ने आंदोलन को धार दी और वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका, सत्ताधीशों पर हमला किया, सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और अब सरकार में जेएनजी की निर्णायक भूमिका की संभावना दिख रही है। वो ये भी बताता है कि हो ना हो, ये आंदोलन सिर्फ नेपाल के युवाओं या फिर इसके मुख्य चेहरे बालन शाह की अपील पर ही इस अंजाम तक पहुंच सका है। चलिए पहले इस आंदोलन की मुख्य वजह देख लेते हैं। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल साइट्स बंद की, युवाओं की कमाई घटी, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले, शेर बहादुर देवबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा, 20% के पास आधी से ज्यादा संपत्ति, कभी अमेरिका कभी चीन के दबाव में झूलती विदेश नीति, नेताओं के रिश्तेदारों को अहम पद पर तैनाती, बच्चों की लग्जरी लाइफ, लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा, इससे युवाओं में बेचैनी। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्होंने नेपाल के लोगों और खासकर जेएनजी में जोश भर दिया। नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन की दिशा बदली और ये सत्ता बदलने की तरफ बढ़ गई। आज की तारीख में देश के बड़े नेता या तो पीटे जा चुके हैं या देश छोड़ चुके हैं। सवाल और दुनिया को परेशान कर रहा है वो था ओली सरकार पर चीन का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि ओली सरकार ने जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो ज्यादातर अमेरिका बेस्ड कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गए, लेकिन चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। इसके बाद जो आंदोलन हुआ उसने पूरी कहानी ही बदल दी। यही वजह है कि इस आंदोलन को लेकर एक आशंका ये भी है कि कहीं चीन और अमेरिकी हितों के टकराव में नेपाल नया टूल तो नहीं बन गया। चीन की बढ़ती बादशाहत रोकने की खातिर पीछे के रास्ते से जेएनजी और यहाँ की सियासी आग को भड़काया गया हो, क्योंकि नेपाल हमेशा से एक खामोश मुल्क रहा है। ये सच है कि चीन और भारत का वो पड़ोसी है, लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखा, बल्कि कई लिहाज से भारत से रिश्ते उसके बेहतर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नेपाल में पहले राजशाही फिर लोकतंत्र को खत्म किया गया है, उससे इतना तो समझ आ रहा है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह नेपाल भी एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चला है, जिसमें लोकतंत्र महफूज रहेगा या नहीं, ये भविष्य का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नेपाल में आए कोहराम में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन में दिल्ली की उपासना गिल अपनी टीम के साथ फंस गई हैं। उपासना गिल वॉलीबॉल इवेंट होस्ट करने के लिए वहां गई हुई थी। उनकी टीम में हरियाणा की फरीदाबाद की लड़कियां भी शामिल बताई जा रही हैं। मदद की गुहार लगाते हुए उपासना गिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको बैन किया गया था उसी का इस्तेमाल करके वीडियो शेयर किया।
वीडियो सामने आने के बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी को पत्र लिखकर तत्काल रेस्क्यू की मांग की है। उन्होंने कहा कि पोखरा के अलावा अन्य जगहों पर भी कई हरियाणवी नागरिक फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकाला जाना जरूरी है। और वहां उपरोक्त के मद्देनजर ये सादर अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि सत्यापित जानकारी एकत्र की जा सके और वर्तमान में नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाया जा सके और तदनुसार उनकी सुरक्षित निकासी और भारत वापसी की व्यवस्था की जा सके। रेणु भाटिया चेयरपर्सन हरियाणा महिला आयोग जिन्होंने ये पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए मांग की है कि सुरक्षित वापसी हो जाए। हरियाणा राज्य महिला आयोग नेपाल के विभिन्न हिस्सों में जारी हिंसक अशांति के बीच फंसे कई भारतीय नागरिकों को विशेषकर महिलाओं की चिंताजनक स्थिति की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आयोग को एक व्यापक रूप से प्रसारित यूट्यूब वीडियो मिला है जिसमें एक भारतीय महिला तत्काल मदद की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो के अनुसार वो और अन्य लोग नेपाल में फंस गए हैं। क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के बीच बिगड़ती सुरक्षा, आवाजाही और बुनियादी जरूरतों तक पहुंचने को प्रतिबंध तक कर दिया गया है, जिससे ये व्यक्ति विशेष कर महिलाओं और बेहद असुरक्षित स्थिति में फंस गई हैं जिन्हें जल्द से जल्द वापस लाना चाहिए। महिला आयोग हरियाणा का ये पत्र रेणु भाटिया का चेयरपर्सन है जिन्होंने ये पत्र लिखा है। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। तुरंत हमने आयोग ने एक पत्र तैयार किया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी के लिए क्योंकि वो इन विषयों को देखते भी हैं और तुरंत प्रभाव से काम करते हैं। ये हमने तुरंत पत्र लिखे और बात भी हुई जहां भी उचित स्थान पर करनी थी कि किस प्रकार से हम इनकी मदद कर सकते हैं ताकि हम इनको पोखरा से ले आए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जो कर रही है उस माध्यम से उन बच्चियों तक मदद पहुंचेगी। और ये जो एनजीओ की अधिकारी हैं, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑन विमेन एंड विमेन सिक्योरिटी पॉइंट्स पर काम करती हैं, तो मेरी इनसे बात होने के बाद मुझे आशा और जगी कि ये स्वयं भी उस कांटेक्ट में लग गई हैं कि बच्चियों को बचाया जा सके। नेपाल हिंसा की आग में धधक रहा है। आपको बता दें कि बीते 6 साल में भारत के 3 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट देखने को मिला है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका, ये तीनों ही देश अपने अपने देशों में मार्च 2022 में प्रदर्शन हुआ, श्रीलंका में 2024 में, बांग्लादेश में। जुलाई 2022 तक सरकार गिर गई। श्रीलंका में 5 अगस्त 2024 को हसीना को हटना पड़ा बांग्लादेश से। 2022 में आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध श्रीलंका में देखने को मिले। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। और इतना ही नहीं, मार्च 2022 में प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। अब बांग्लादेश की बात करता हूं। 2024 में प्रदर्शन शुरू हुआ। 5 अगस्त 2024 को हसीना ने इस्तीफा दे दिया, यानी शेख हसीना वहां पर पदस्थ थीं। 3 नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन था। कोटा सिस्टम के खिलाफ
छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर के वहां से देश को छोड़ना पड़ा और तब से श्रीलंका तो अपने एक तरीके से कहें स्थिति को संभाल ले गया, लेकिन बांग्लादेश से आए दिन आज भी आप हिंसा की तस्वीरें और खासतौर पर भारतीयों के लिए जो वहां पर स्थिति बनी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। बांग्लादेश में ये हिंसा, श्रीलंका में हिंसा और अब नेपाल में गदर, भारत में कितना पड़ेगा असर, क्योंकि भारत के इर्द गिर्द इन सब के बीच आप पाकिस्तान को भी देख लीजिए। बलूचिस्तान का हाल वहां पर किसी से छुपा नहीं है, वहां भी आंदोलन हो रहे हैं। तो यानी भारत के इर्द गिर्द के जो तमाम मुल्क हैं जिनको हम पड़ोसी मुल्क कहते हैं, उन पड़ोस में इन दिनों शांति जो स्थिति है वो है नहीं और भारत सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता रहा है। तो चलिए अब आपको बता दें कि नेपाल में आंदोलन की आखिर क्या वजह है। आपको ये रिपोर्ट के जरिए जरा समझाता हूं और बताता हूं कि आखिर नेपाल में क्यों हो रहा है इतना भीषण आंदोलन। तो नेपाल में आंदोलन की वजह ये सोशल मीडिया बैन, घोटाले, सियासी अस्थिरता, बेरोजगारी, असमानता, भारत से दूरी, विदेशी दबाव और भाई भतीजावाद, ये सब कुछ यानी सब कुछ मिला करके कॉम्बो सेट हुआ, जिसकी वजह से ये आंदोलन उग्र हो गया। छात्र सड़कों पर आ गए, सत्तासीन गायब हो गए, इस्तीफे तक दे दिए गए, प्रॉपर्टी तबाह हो गई, जलाकर राख कर दी गई। कुछ तो सोशल मीडिया पर वीडियो ऐसे भी आए जिसमें लोग रील बनाते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच जहां शहर धधक रहा है, पूरा देश धधक रहा है, वहां लोग रील भी बनाते हुए नजर आए। लेकिन जो आरोप जिसकी वजह माना जाता है वो सोशल मीडिया बैन, घोटाले, सियासी अस्थिरता, बेरोजगारी, असमानता, विदेशी दबाव, भारत से दूरी और भाई भतीजावाद, ये सब कुछ नेपाल के लिए भारी पड़ गया। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनमें शांति बनी रहे, शांति स्थापित रहे, जिसकी वजह से कोई दिक्कत पड़ोसियों को ना हो, क्योंकि भारत यही हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा है और अपनी पड़ोसियों के साथ खड़ा नजर आता रहा है।